प्राचीन छत्तीसगढ़ है जिसका हम इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये अंतिम क्लास होगा, ठीक है, जिसमें हम सर्वपुरी वंश, पांडु वंश और पाड़ वंश को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सर्वपुरी वंश है, ये जो है इसकी जो राजधानी थी वो शरभपुर को माना जाता है और इसका संस्थापक माना जाता है शरभराज को, ठीक है दोस्तों। पहले जो मल्हार था या सारंगगढ़, उसके बाद जो उड़ीसा क्षेत्र में संबलपुर था और महासमुंद क्षेत्र में शिरपुर। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि वर्तमान का जो संबलपुर है ना, कुछ विद्वान इसे रायगढ़ का सारंगगढ़ मानते हैं, तो कुछ विद्वान इसे बिलासपुर का मल्हार भी मानते थे, है ना। ऐसा माना जाता था, पहले विद्वानों ने माना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस वंश का जो वास्तविक नाम था उसे अमरार वंश या अमराज कहा जाता था और जिसकी राजधानी, इसकी उपराजधानी थी सिरपुर, ठीक है। सिरपुर महासमुंद का ये इसकी उपराजधानी थी। सर्वपुरी शासक था वैष्णव, ठीक है। सर्वपुरी जो शासक थे ये वैष्णव धर्म को मानते थे, जिसका प्रमाण मिलता है इनके राज चिन्ह में जो था गजलक्ष्मी का, ठीक है जी। जो इनका राज चिन्ह था गजलक्ष्मी, इससे पता चलता है कि ये लोग वैष्णव धर्म को मानते थे, जो कि हाथी के साथ रहे हैं ये लोग, इसलिए गजलक्ष्मी इनका राष्ट्रीय चिन्ह, राज चिन्ह मिलता है। अब लक्ष्मी, गजलक्ष्मी कहते हैं अतः इन्हें, है ना। लक्ष्मी शब्द आने के कारण ऐसा माना गया है कि ये वैष्णव धर्म के उपासक थे। अन्य नामों में देखें तो अमराज अमरार कुल का था या अमराज कुल भी कहते हैं। इसके कुछ शासक जो हैं शंखयुक्त गरुड़ सिक्के भी इस्तेमाल करते थे और साथ ही चक्रयुक्त सिक्के थे जो सीधे विष्णु जी से रिलेट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वपुरी वंश वैष्णव धर्म का अनुयायी थे। अभिलेखों में अगर बात करें तो भानुगुप्त का हिरण अभिलेख था, जहाँ पे सती प्रथा का सबसे पहले वर्णन मिलता है, ठीक है। जो भानुगुप्त का हिरण अभिलेख है, इसी में शरभराज का भी वर्णन मिलता है और ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरड़ से प्राप्त हुआ अभिलेख है, इसीलिए इसे एरड़ अभिलेख भी कहा जाता है। दोस्तों, रुद्रशिव की प्रतिमा का निर्माण इसी वंश के समय हुआ था। कहा कि रुद्रशिव की प्रतिमा का निर्माण जो है इसी वंश के समय हुआ था। किस शासक ने बनवाया था इसकी जानकारी तो नहीं है ना। दोनों स्थापत्य का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। प्रमुख शासक अब हम देखते हैं सर्वपुरी वंश का, ठीक है। जो रुद्रशिव की प्रतिमा है इसी के समय बना था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, ठीक है। और जो दोनों स्थापत्य हैं, है ना, वो किससे बना है? बलुआ पत्थर से बना है, ठीक है। अब इनका जो ट्रिक है दोस्तों शासकों का, सर्वपुरी वंश का, वो इस प्रकार है दोस्तों। अगर मैं ये वीडियो, अगर आपको लगता है कि आवाज़ बहुत स्लो है, वीडियो स्लो चलता है, तो आप अपनी जो प्लेबैक क्वालिटी है उसको 1 पॉइंट आगे कर लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा वीडियो फास्ट चलेगा हल्का सा, तो आप जो हैं वो जल्दी जल्दी वीडियो को कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम सर्वपुरी वंश में कितने शासक हुए। शरभराज, प्रसन्नमात्र, जयराज, प्रवरराज, सुदेवराज, प्रवरराज द्वितीय, ठीक है। आपको सभी नाम याद रखने हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण हो या ना हो, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है, शासकों के नाम पूछ ही देता है कि फलाना शासक किस वंश से थे। उनके कार्य भले ही ना पूछे, उतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन नाम पूछ देगा फंसाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वपुरी वंश में सर्वराज, प्रसन्नमात्र, जयराज, फिर उसके बाद प्रवरराज, फिर सुदेवराज और प्रवरराज द्वितीय, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाया है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, शप्र जप्र शुप्र, शप्र जप्र शुप्र, ठीक है। ये जो ट्रिक है ये सर्वपुरी वंश के शासकों को याद करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो,
शप्र से हो गया सरभराज और प्र से हो गया प्रसन्नमात्र। जप्र से हो गया जयराज प्रथम और प्र से हो गया जयराज हो गया और प्र से हो गया प्रवरराज प्रथम। उसी प्रकार सुप्र से हो गया सुदेवराज और प्र से हो गया प्रवरराज द्वितीय। तो सप्र जप्र सुप्र इस ट्रिक से आपको शरभराज के याद हो जाएगा। और श है तो शरभराज भी याद रहेगा, शुरुआत में श लगा दिया है मैंने, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, जो मल्हार है बिलासपुर के अंदर, यहाँ पे बहती है लीलागर नदी, इसी के तट पर बसा है क्या मल्हार। मल्हार का दोस्तों प्राचीन नाम था, वो था, अरे क्या नाम था यार ये, चलो प्राचीन नाम क्या है ये तो समझ नहीं आ रहा है। प्रसन्नपुर, हाँ प्रसन्नपुर था। मल्हार का प्राचीन नाम क्या था, प्रसन्नपुर, ठीक है दोस्तों। लीलागर का प्राचीन नाम निडला नदी है, ठीक है। लीलागर को प्राचीन जो नाम है उसका नाम है निडला। और ये देखिए जो लीलागर नदी है इसके तट पे बसा है मल्हार, है ना, जिसे प्रसन्नपुर कहा जाता था पहले। दोस्तों प्रसन्न मात्र ने, जो प्रसन्न मात्र इसका शासक था, इन्होंने अपने नाम पर प्रसन्नपुर शहर बसाया, जो अब मल्हार के नाम से जाना जाता है, यानी अब मल्हार है वो, ठीक है। इसने यानी प्रसन्न मात्र ने सर्वाधिक सोने और चांदी के सिक्के प्रसन्न मात्र ने चलवाए थे। इसके यानी प्रसन्न मात्र के सिक्के हमें शंख व गरुड़ चक्र बना हुआ हमें मिलता है। जो प्रसन्न मात्र का सिक्का है उसमें हमें शंख और गरुड़ का चक्र बना हुआ भी हमें मिलता है, ठीक है। तो ये प्रसन्नपुर शहर बसाया लीलागर नदी के किनारे बिलासपुर के मल्हार में, है ना। और प्रसन्न मात्र ने यहीं पे प्रसन्नपुर शहर बसाया, जो कि अब मल्हार है, और सोने और चांदी के सिक्के चलवाए, ठीक है। इसी यानी सर्वाधिक सोने और चांदी के सिक्के इसने चलवाए, और जो सिक्के हैं उनमें शंख और गरुड़ चक्र भी बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जयराज। जयराज दोस्तों इसने कहते हैं कि दुर्ग शहर बसाया, क्योंकि इसका उपनाम था दुर्गराज मानमात्र। इसका उपनाम क्या था, दुर्गराज मानमात्र। और पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने इस बात की पुष्टि की थी कि इनका उपनाम दुर्गराज मानमात्र था और इन्होंने दुर्ग शहर बसाया था। हालांकि कुछ इतिहासकार दुर्गराज मानमात्र को जयराज से अलग शासक मानते हैं, ठीक है। दुर्गराज मानमात्र को, ये दुर्गराज जो जो मानमात्र नाम है, इसको एक अलग शासक मानते थे वो लोग। ये कोई मानमात्र नहीं है, कोई अलग, वो जयराज से इसको अलग मानते थे। यानी बहुत से विद्वान इसको अलग मानते थे कि भाई ये उसी का नाम नहीं है, ये अलग है, ऐसे करके अलग नाम है, अलग व्यक्ति था, अलग राजा था, ऐसा बोलते हैं। लेकिन पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने ये कहा है कि दुर्गराज मानमात्र जयराज ही था जिसने दुर्ग शहर बसाया। फिर देखते हैं प्रवरराज प्रथम। सरभपुरी वंश की राजधानी पहले थी शरभपुर तथा इसकी उपराजधानी थी सिरपुर, है ना। तो प्रवरराज प्रथम ने सिरपुर को अपनी राजधानी के रूप में क्या किया, सिरपुर को अपनी राजधानी के रूप में प्रवरराज ने स्थानांतरित करा लिया, यानी अपनी मुख्य राजधानी इन्होंने सिरपुर कर ली, ठीक है। पहले तो सरभपुर थी राजधानी, लेकिन उसके बाद प्रवरराज प्रथम ने अपनी राजधानी जो है वो सिरपुर ले आया, ठीक है। सुदेवराज को देखते हैं। सुदेवराज का सामंत था, यानी उसका सलाहकार था या सेनापति था इंद्रबल, ठीक है। और जो इंद्रबल है जिसका वर्णन सुदेवराज के ताम्रपत्र में मिलता है, इस ताम्रपत्र में इंद्रबल को सुदेव राज ने सर्वाधिकारीकृत कहा, यानी राजा के बाद सर्वाधिक अधिकार इस सामंत के पास है, ऐसा कहा गया था। यही इंद्रबल बाद में पांडुवंश की नींव भी रखता है ना। सुदेवराज के बारे में याद रखना है कि ये सुदेवराज का सामंत सलाहकार सेनापति था इंद्रबल, ठीक है। इसका क्या था, सुदेवराज का एक सेनापति था, क्या नाम था उसका, इंद्रबल था, है ना, जिसका वर्णन सुदेवराज ने अपने ताम्रपत्र में किया है। और इस ताम्रपत्र में सुदेवराज ने इंद्रबल को सर्वाधिकारीकृत कहा, यानी राजा के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली इसी के पास है, इसी सामंत के पास है, ऐसा कहा गया था। और यही जो इंद्रबल दोस्तों बाद में आगे पांडुवंश की नींव भी रखता है। उसके बाद देखते हैं प्रवरराज द्वितीय।
इंद्रबल द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, प्रवरराज द्वितीय की, ठीक है, तथा पांडु वंश की स्थापना कर दी जाती है। लो, इसी ने इसको आसरा दिया इंद्रबल को, और इसी ने सरपुरी वंश का क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। अर्थात प्रवरराज प्रथम सरपुरी वंश का अंतिम शासक था। इंद्रबल का जो वास्तविक नाम है दोस्तों वो भारत बल भी था। इंद्र के समान बल होने के कारण इसको इंद्रबल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम भरत बल भी था, जिसने पांडु सरपुरी वंश का अंत कर दिया। इसने अंतिम शासक को मार दिया और क्या किया, पांडु वंश की स्थापना कर दी इंद्रबल ने। चलिए दोस्तों, तो फिर हम देखते हैं पांडु वंश के बारे में, ठीक है। पांडु वंश प्राचीन समय में सोम या पांडु वंश 4 अलग अलग जगहों पर दोस्तों शासन करते थे, ठीक है। एक तो है शिरपुर में शासन करते थे, और एक मैकल श्रेणी है, वहाँ पे ये शासन करते थे, ठीक है। शिरपुर और एक मैकल श्रेणी, और एक है कांकेर शाखा इनकी भी मिलती है, और एक उड़ीसा में इनकी शाखा मिलती है, ठीक है। तो शिरपुर शाखा जो थी उसमें सिरपुर पांडु वंश को दक्षिण कौशल के पांडु वंश कहा जाता था, क्योंकि ये मुख्य पांडु वंश कहलाते थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैकल क्षेत्र में भी पांडु थे, जिसकी राजधानी अमरकंटक था, और इसका स्रोत दोस्तों सूरबल का मल्हार ताम्रपत्र से मैकल के जो पांडु वंश थे इनके बारे में पता चलता है। उसके बाद कांकेर में भी था, तो कांकेर में सोमवंश कहते थे। तो कांकेर के जो पांडु वंश थे इन्हें सोमवंशी कहते थे, और इनका साक्ष्य भानुगुप्त के जो कांकेर अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। भानुगुप्त का एक अभिलेख मिला जो कि कांकेर से, उसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, कांकेर के पांडु वंशों का, ठीक है। कांकेर के सोमवंशियों का अंतिम शासक था भानुदेव। भानुदेव के अनुसार कांकेर के सोमवंशी शासक सिंहराज, व्याघराज, बोपदेव, कर्णराज, कृष्णराज, सोमदेव, पंपादेव, भानुदेव इतने शासक थे, ठीक है, कांकेर के पांडु वंशों में, ठीक है। सिंहराज, व्याघराज, बोपदेव, कर्णराज, कृष्णराज, सोमदेव या पंपादेव और भानुगुप्त इतने राजा वहाँ पे कांकेर शाखा में थे। उसके बाद उड़ीसा की शाखा थी। उड़ीसा के शासकों को दोस्तों त्रिकलिंगाधिपति भी कहा गया। उड़ीसा के पांडुवंशियों को त्रिकलिंगाधिपति भी कहा गया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद को एक उपाधि दी थी कलिंग के कारण, और कलिंग के करक और कौशल के स्वामी मानते थे। यानी ये खुद को कलिंग के और एक और जगह है ना, और कौशल के स्वामी मानते थे। कलिंग और कौशल के स्वामी मानते थे खुद को, तो इसलिए इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है दोस्तों। देखते हैं सिरपुर शाखा में कौन कौन से शासक हुए। तो सिरपुर जो कि जिसे पांडु वंश का दक्षिण कौशल का पांडु वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य पांडु वंश था। इसमें दोस्तों उदयन, इंद्रवल, नंदराज प्रथम, महाशिव तिवर्देव, नंदराज द्वितीय, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त और महाशिवगुप्त बलार्जुन ये सभी महत्वपूर्ण शासक हुए। उदयबल, इंद्रबल, नंदराज प्रथम, महाशिव तिवर्देव, नंदराज द्वितीय, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त और महाशिवगुप्त बलार्जुन। उसके बाद मैकल वाले क्षेत्र में कौन कौन से पांडुवंशी मिले हैं ना, जयबल, वत्सराज, नागबल, भरतबल, सूरबल। तो बल वाले ज़्यादा शासक जो हैं ये मैकल वाले क्षेत्र में मिले हैं, ठीक है। उसके बाद कांकेर वाले में तो हमने बता ही दिया, सिंहराज, व्याघराज, बोपदेव, कर्णराज, कृष्णराज, सोमदेव और भानुदेव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। पांडु वंश का संस्थापक तो दोस्तों इंद्रबल को होना चाहिए था, लेकिन उदयन को दोस्तों संस्थापक और पांडु वंश का आदि पुरुष कहा जाता है, ठीक है, उदयन को, क्योंकि उदयन इंद्रबल का दोस्तों ये पिता था। इंद्रबल का पिता कौन था, उदयन, इसलिए उदयन को संस्थापक और पांडु वंश का आदि पुरुष कहा गया है। ऑप्शन में उदयन ना हो तो इंद्रबल को टिक कर दें, ठीक है। इंद्रबल को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में संस्थापक किसे माना जाता है, इंद्रबल को, ये याद रखिएगा।
अब हम देखते हैं दोस्तों उत्तराधिकार का क्रम किस प्रकार था। तो दोस्तों सबसे पहले पांडुवंश में हमने जो देखा, उदयन है ना, उदयन इंद्रबल का पिता था, तो उदयन का बेटा हुआ इंद्रबल है ना। और इंद्रबल के दोस्तों 4 पुत्र हुए, ठीक है, नंदराज प्रथम, सूरबल, ईशान देव और भवदेव। ठीक है, इंद्रबल के 4 पुत्र हुए, कौन कौन? नंदराज प्रथम, सूरबल, ईशान देव और भवदेव। ठीक है दोस्तों, नंदराज प्रथम का भी 2 पुत्र हुआ, महाशिव तिवरदेव और चंद्रगुप्त। महाशिव तिवरदेव और चंद्रगुप्त इसके 2 पुत्र हुए, है ना। फिर महाशिव तिवरदेव के बाद हुआ नंदराज प्रथम, और चंद्रगुप्त का हुआ उधर हर्षगुप्त। ठीक है, हर्षगुप्त का बेटा हुआ महाशिवगुप्त बलार्जुन। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, अगर अब हम कहानी की ओर चलते हैं, है ना। नंदराज प्रथम, हम नंदराज से चालू कर रहे हैं ना। इंद्रबल को तो हमने उधर देख ही लिया। तो इंद्रबल का जो पुत्र था नंदराज, है ना, तो नंदराज प्रथम के भी 2 पुत्र थे दोस्तों, महाशिव तिवरदेव और चंद्रगुप्त। ठीक है, महाशिव तिवरदेव और चंद्रगुप्त। इसी प्रकार नंदराज कौन था? नंदराज द्वितीय के बाद उसके कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण इसका चाचा था दोस्तों, कौन था? इसका चाचा था, हमें यहाँ पे नंदराज क्या लेना है? नंदराज द्वितीय। हाँ, नंदराज द्वितीय के बाद उसका कोई संतान न होने के कारण इसका चाचा इंद्रबल, ठीक है, इसके चाचा इंद्रबल को शासक बना दिया जाता है। इसके चाचा चंद्रगुप्त को शासक बना दिया जाता है। ठीक है, तो नंदराज प्रथम, उसके बाद इसके 2 पुत्र थे, महाशिव तिवरदेव और चंद्रगुप्त, है ना। तो उसके बाद जब नंदराज द्वितीय का शासन आया, लेकिन इसके बाद इसका उत्तराधिकारी नहीं था कोई, तो इसने नंदराज ने अपने जो चाचा था चंद्रगुप्त को शासक बना देता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का जो बेटा होता है हर्षगुप्त, है ना, हर्षगुप्त। ठीक है, तथा हर्षगुप्त का भी बेटा होता है महाशिवगुप्त बलार्जुन। ठीक है, तो हर्षगुप्त का बेटा भी होता है महाशिवगुप्त बलार्जुन। और शिरपुर के पांडुवंशियों की जो राजधानी थी वो शिरपुर थी, ये भी याद रखिएगा। इस वंश की राजधानी का स्रोत है कालिंजर शिलालेख और भंदक शिलालेख। इसमें पता चलता है कि शिरपुर पांडुवंशियों की राजधानी थी, और है ना। तो हमने देखा नंदराज वगैरह के बारे में। उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं उदयन के बारे में, है ना। उदयन जो है दोस्तों पांडुवंश का आदि पुरुष और संस्थापक इसे माना जाता है। उसके बाद इसका पुत्र आता है इंद्रबल, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि सरपुरी शासक सुदेव राज के पुत्र थे, है ना। क्योंकि जो सरपुरिया शासक था, सरपुरिया शासक सुदेव राज के क्या थे? पुत्र थे, है ना। प्रवर राज द्वितीय की हत्या करके सुदेव राज का जो सामंत था इंद्रबल, इसने पांडुवंश की नींव डाल दी। ठीक है, तो इंद्रबल ने हत्या कर दी थी प्रवर राज द्वितीय की, और पांडुवंश की नींव डाली थी। ठीक है, इसका मूल नाम है भरत बल, लेकिन इंद्र के समान बलशाली होने के कारण इसका नाम इंद्रबल पड़ा था। सुदेव राज के ताम्रपत्र में दोस्तों इंद्रबल को सर्वाधिकृत की उपाधि मिली थी। ठीक है दोस्तों, अपने नाम पर इसने इंद्रबल ने इंद्रपुर शहर भी बसाया था, जो कि दोस्तों खरौद में है ना, खरौद में है जो इंद्रबल ने इंद्रपुर शहर बसाया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। इंद्रबल का एक बेटा था ईशान देव, जिसने लाहौर खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसी मंदिर को लखनेश्वर मंदिर भी कहा जाता है ना। और इसी मंदिर को लाखा चौर मंदिर भी कहते हैं। और ये मंदिर जो है वो मुख्यतः शिव मंदिर है। ठीक है, तो इंद्रबल का एक छोटा बेटा था, ये याद रखिएगा, क्या नाम था उसका? ईशान देव, जिसने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जिस मंदिर को लखनेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, लाखा चौर मंदिर भी कहा जाता है ना। और ये मूलतः शिव मंदिर था। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ष यहाँ 1 लाख चावल चढ़ाने की प्रथा भी है।
उसके बाद हम आते हैं नंदराज प्रथम। ठीक है, नंदराज प्रथम के दो बेटे थे, जैसे हमने बताया आपको पीछे पृष्ठ में। महाशिव तीवरदेव जो कि बड़ा बेटा था, उसके बाद चंद्रगुप्त जो कि छोटा बेटा था, है ना। महाशिव तीवरदेव के बाद उसका जो पुत्र होता है नंदराज द्वितीय पुत्र बनता है और शासक बनता है ना। और महाशिव क्या था, तीवरदेव, महाशिव तीवरदेव, इसके बारे में देखते हैं। तो महाशिव तीवरदेव ने एक उपाधि ली थी, शकल कोसलाधिपति। शकल कोसलाधिपति की उपाधि महाशिव तीवरदेव ने ली थी, ये याद रखिएगा। इसके समय राज्य विस्तार हुआ दोस्तों, खासकर उड़ीसा तक इसका राज्य विस्तार पांडु वंश का हो गया था, है ना। ठीक है, उसके बाद नंदराज प्रथम के बाद महाशिव तीवरदेव बना। उसके बाद नंदराज द्वितीय बनता है। ठीक है, नंदराज द्वितीय शासक बनता है और ये कौशल मंडलाधिपति की उपाधि लेता है नंदराज द्वितीय। ठीक है, महाशिव तीवरदेव ने तो शकल कौशलाधिपति की उपाधि ली थी, लेकिन नंदराज द्वितीय ने, महाशिव तीवरदेव ने शकल कौशल मंडलाधिपति की, और इसने नंदराज द्वितीय ने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। नंदराज द्वितीय जो है दोस्तों, ये निसंतान था, अतः इसके बाद इसका पुत्र न होने पर इनका एक चाचा था चंद्रगुप्त, इसको ये लोग शासक बना देते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त है दोस्तों महाशिव तीवरदेव का क्या था, छोटा भाई था, है ना। क्या था, महाशिव तीवरदेव था जो था उसका छोटा भाई था। पिछले पृष्ठ को आप पलट कर देख सकते हैं पीछे करके, है ना। अब देखते हैं हम हर्षगुप्त के बारे में। दोस्तों इसका विवाह वाष्टा देवी जो कि मगध वंश से थी, इनके साथ इनका विवाह हो जाता है हर्षगुप्त का, है ना। इनसे इनका पुत्र हुआ दोस्तों महाशिवगुप्त। महाशिवगुप्त जो बचपन से धनुर्विद्या में अर्जुन के समान निपुण था, अतः उनका नाम महाशिवगुप्त बलार्जुन पड़ गया था उसी कारण, है ना। हर्षगुप्त का क्या हुआ, विवाह हुआ किससे, वाष्टा देवी से, जिनसे पुत्र हुआ महाशिवगुप्त। जो महाशिवगुप्त है वो बचपन से ही धनुर्विद्या में अर्जुन के समान था, निपुण था, अतः इसका नाम महाशिवगुप्त बलार्जुन पड़ जाता है इसी कारण। ठीक है, हर्षगुप्त और वाष्टा देवी का जो पुत्र था उसका महाशिवगुप्त बलार्जुन नाम पड़ जाता है। और कुछ समय बाद हर्षगुप्त की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। इनकी स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण वाष्टा देवी ने किया था। फिर लक्ष्मण मंदिर के भीतर जो है भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की जाती है, न कि लक्ष्मण जी की। ठीक है, नाम तो वो है लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में मूर्ति किसकी है, तो इसमें मूर्ति है भगवान विष्णु जी की मूर्ति है। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर जो है पूर्णतः ये लाल ईंटों से बनाया गया है, लेकिन मंदिर का कार्य पूर्ण होने से पहले ही स्वयं वाष्टा देवी जी भी स्वर्ग सिधार जाती हैं। इस कारण मंदिर का जो कार्य है वो बाकी रह जाता है और इसे पूरा कराता है उनका पुत्र महाशिवगुप्त बलार्जुन। ठीक है, आगे देखते हैं। हर्षगुप्त को वाष्टा देवी ने दोस्तों एक उपाधि दी थी, प्राक परमेश्वर की उपाधि हर्षगुप्त ने अपनी पत्नी वाष्टा देवी को दिया था। इसकी जानकारी लक्ष्मण मंदिर के शिला लेख हैं, जहाँ वहाँ के पत्थरों पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये उपाधि हर्षगुप्त ने वाष्टा देवी को दिया था। हर्षगुप्त जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था, इसलिए पत्नी ने लक्ष्मण मंदिर बनवाया जो वास्तव में विष्णु मंदिर था। लक्ष्मण मंदिर दोस्तों उत्तर गुप्त वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, लक्ष्मण जो मंदिर है ये उत्तर गुप्त वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब देखते हैं महाशिवगुप्त बलार्जुन के बारे में। दोस्तों ये शिव जी का उपासक था। ठीक है, बचपन से क्या था, इसीलिए इसके नाम में शिव भी जुड़ा है, देखिए, है ना। उपाधि इन्होंने परम महेश्वर की ली थी तथा रण केसरी की उपाधि भी इन्होंने लिया था। सिंह के समान क्या था, वीरता के कारण इसे रण केसरी भी कहा जाता है। किसको, महाशिवगुप्त बलार्जुन को। कुछ इतिहासकार रण केसरी को महाशिवगुप्त बलार्जुन का छोटा भाई भी मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी बहुत कम मान्यता है कि ऐसा माना जाता था, है ना। रण केसरी भी इन्हें ही कहा जाता था, महाशिवगुप्त बलार्जुन को। और पूरे पांडु वंश में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, महाशिवगुप्त बलार्जुन का।
इनका काल छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जब पांडु वंश का शासन था तो उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश का शासन चल रहा था। ठीक है दोस्तों, उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश का शासन चल रहा था, या कहें हम वर्धन वंश का शासन चल रहा था, और दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का शासन चल रहा था। तो हम मान सकते हैं ये तीनों कि देखिए ऊपर में पुष्यभूति वंश का शासन था हर्षवर्धन का, और मध्य भारत में पांडु वंश का शासन था महाशिवगुप्त बलार्जुन, हम इस पे लिख दिए हैं, और चालुक्य वंश का शासन के अंतर्गत हम पुलकेशिन द्वितीय लिख दिए हैं। अब दोस्तों जो चालुक्य वंश शासन था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने से पहले, है ना, इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था उत्तर में जाके, लेकिन हर्षवर्धन को हराने से पहले छत्तीसगढ़ के पांडुवंशी महाशिवगुप्त बलार्जुन को भी पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। ठीक है, और इसका जो स्रोत है वो पुलकेशिन द्वितीय ने अपने ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में लिखवाया है। ठीक है, और ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? रवि कीर्ति। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब एक साथ हम मान सकते हैं कि पुष्यभूति वंश, पांडु वंश और चालुक्य वंश एक समय के थे, समकालीन थे, है ना। 639 ईस्वी में एक चीनी यात्री आता है, हेन सांग, हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ठीक है, उत्तर भारत में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर पूछे तो हेन सांग महाशिवगुप्त बलार्जुन के समय छत्तीसगढ़ आया था, और हेन सांग ने छत्तीसगढ़ के दो जगहों की क्या की थी? यात्रा की थी, सिरपुर और मल्हार की। अपनी यात्रा में शियुकी ने कहा कि सिरपुर बौद्ध धर्म का क्या था? केंद्र था। सिरपुर जो है वो बौद्ध धर्म का केंद्र था, ऐसा कहा। किसने कहा? हेन सांग ने कहा। ठीक है, साथ ही महाशिवगुप्त बलार्जुन को सहिष्णु कहा, यानी जो सभी धर्मों का आदर करने वाला हो, ऐसा हेन सांग ने महाशिवगुप्त बलार्जुन के बारे में कहा जब वो छत्तीसगढ़ आए। हेन सांग के अनुसार यहाँ के जो राजा हैं अधिकांशतः क्षत्रिय हैं, ऐसा कहा, और पर बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं जिसका केंद्र सिरपुर था। हेन सांग ने कहा कि भाई यहाँ के जो अधिकांश राजा हैं वो तो क्षत्रिय हैं, लेकिन ये लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं जिसका केंद्र सिरपुर है। उस समय की बात बता रहे हैं। सिरपुर में 100 संघाराम थे जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। दोस्तों इन 100 संघारामों में लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। हालांकि खुद सभी धर्मों को आश्रय देने वाला महाशिवगुप्त बलार्जुन शैव धर्म को मानता था। ठीक है, महाशिवगुप्त की मुद्रा में नंदी और त्रिशूल का चित्र अंकित है। ठीक है, तो महाशिवगुप्त जो हैं उनकी मुद्रा में नंदी महाराज और त्रिशूल का चित्र अंकित है, क्योंकि वो शिव भक्त थे, जिससे पता चलता है कि वो शिव भक्त थे। साथ ही सिरपुर से महाशिवगुप्त के 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, ये आप कंठस्थ कर लीजिए। सिरपुर से इनके महाशिवगुप्त के 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अन्य समकालीन शासकों में हम देखें तो नल वंश के बिलास तुंग थे। ठीक है, नल वंश का जो बिलास तुंग शासक था ये इसके समकालीन माना जाता है महाशिवगुप्त बलार्जुन के। ठीक है, तो पांडु वंश के पतन के कारणों में बिलास तुंग का भी हाथ था, ऐसा मान सकते हैं, मगर इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं बाण वंश के जयमेऊ ने पांडु वंश का अंत किया। सबके कुछ अपने अपने मत हैं। ठीक है दोस्तों, पांडु वंश के दो स्थापत्य भी प्रसिद्ध हैं, इसे आप याद रखिएगा, लक्ष्मणेश्वर मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, तो जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है ये खरौद जांजगीर चांपा में है, एक शिव मंदिर है। उसके बाद जो लक्ष्मण मंदिर है शिरपुर में है, और ये एक विष्णु मंदिर है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम क्लास के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम बाण वंश। ठीक है, बाण वंश की राजधानी थी पाली। ठीक है, पाली जो कोरबा क्षेत्र में है ना। इस समय अब कहें तो झांझनगर कहता है। दोस्तों कोरबा क्षेत्र और इसका प्रमुख शासक जो है वो आगे देखेंगे हम, है ना। समय था 9वीं सदी, अर्थात 9वीं सदी से प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास समाप्त हो जाता है 9वीं सदी में, है ना।
प्रमुख शासक था इसका दोस्तों महाबलेश्वर, जिसे मल्लदेव भी कहा जाता है, और प्रथम शासक या संस्थापक इसे माना जाता है, किसे, महाबलेश्वर को। इनका एक और शासक होता है जनेऊ, जो कि बाण वंश का विक्रमादित्य भी कहलाता था। जनेऊ जनेऊ ने यानी जनेऊ, इसे बाण वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है, किसे, जनेऊ को। तो आप देख सकते हैं कोरबा का पाली क्षेत्र है ना, बाणवंशी शासक जनेऊ यहाँ शासन किया करते थे, है ना। लेकिन इनके ऊपर दोस्तों मध्य प्रदेश के जो त्रिपुरी थे उन्होंने यहाँ पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से त्रिपुरी से छत्तीसगढ़ के इस पाली क्षेत्र पर आक्रमण होता है। और आक्रमण कौन करता है, तो वहाँ से आक्रमण होता है कलचुरियों का। कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग और जनेऊ, मुग्धतुंग ने आक्रमण किया और उसने जनेऊ को हरा दिया, और कोरबा के पाली क्षेत्र पर कलचुरियों का अधिकार हो जाता है। और शंकरगढ़ द्वितीय यहाँ खुद राज नहीं करके दोस्तों पाली में अपने भाइयों को मंडलाधिपति बनाकर, मंडलाधिपति की उपाधि देकर वो खुद स्वयं त्रिपुरी लौट जाता है ना। इस प्रकार बाण वंश भी समाप्त हो जाता है। जनेऊ ने पाली क्षेत्र में दोस्तों शिव मंदिर बनवाया था। बाद में इसकी मरम्मत, यानी कि बाद में इसकी मरम्मत कौन कराता है, इस शिव मंदिर की, तो इसका जीर्णोद्धार कराता है आगे चलकर जाजालुदेव प्रथम इस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप वीडियो समाप्त होता है। आवाज़ अगर आपको कम लगे तो आप ईयरफोन लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आवाज़ बढ़ा के सुनिएगा अगर आवाज़ आपको कम लगे।